बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं अंकित कौशल और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल साइंस एडिक्ट पर और साथ में हमारे दूसरे चैनल संजय क्लासेस पर। तो कोई भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो दोनों नंबर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और किसी भी तरीके की इंक्वायरी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जाना था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है बेटा पिछली वीडियो में जाकर रिवाइज करो उसको एक बार। और अब आज की जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है इसका? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको बेटा हिंदी में बोला जाता है वियोजन। क्या बोला जाता है? वियोजन अभिक्रिया। अब बेटा जैसा कि हम जानते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, रिएक्शन का मतलब, अभिक्रिया का मतलब सबको पता है। ठीक है, नाम पर जाते हैं हम। जो यहाँ पर नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं वियोजन यानी कि डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन अगर देखा जाए तो एकदम ऑपोजिट है किसके? कॉम्बिनेशन के। इसका मतलब होता है, वियोजन का मतलब, असल में वियोजन का मतलब होता है, देखो संयोजन का मतलब था जुड़ना और वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है ना, जिनसे वो मिलकर बना है उनमें अलग अलग हो जाना यानी कि टूट जाना। ठीक है, तो इस रिएक्शन के नाम से ही हमें साफ साफ पता लगता है। डिकम्पोज का मतलब तो सबको ही पता है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? विखंडित हो जाना, किसी चीज़ का टूट जाना। ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस में। तो इस रिएक्शन में साफ साफ बताया गया है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें साफ साफ बोला गया है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस, ठीक है, कोई एक सब्सटेंस टूटकर या फिर कह लो कि डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। क्या बोला मैंने? इस रिएक्शन में जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो टूटकर हमें क्या देता है? सिंपलर प्रोडक्ट देता है। इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि एक ही अभिकर्मक हमें टूटकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद का निर्माण करेगा, हमें देगा उत्पाद, उसी को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आई बात? बोलो। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट, क्या बोल रहा हूं मैं? एक रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट हमें दो या दो से ज़्यादा दे सकता है। प्रोडक्ट हमें क्या दे सकता है? एक से ज़्यादा दे सकता है। आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर दो प्रोडक्ट लिखे हैं और रिएक्टेंट क्या होगा? सिर्फ एक होगा। यानी कि ये रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें दे रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। हमने क्या करा, हमने एक फेरस क्रिस्टल, फेरस के क्रिस्टल लिए, फेरस सल्फेट के। एग्जाम्पल क्या है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए मैंने, FeSO4। अब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को बेटा मैंने क्या करा? हीट किया। अब पहली बात तो ये सॉलिड में होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड में होते हैं। अब मैंने क्या करा? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट किया। ठीक है, क्या करा? हीट किया। और वो जैसे ही हीट होते हैं ना, ध्यान से देखना इस चीज को, जैसे ही हीट होते हैं वो Fe2O3 जिसको हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, साथ में हमारा SO2 जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और साथ में हमारा SO3 जिसको हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। आपने क्या देखा यहाँ पर? आपने देखा कि कोई सब्सटेंस जो है वो हीट देने के बाद क्या हो रहा है? एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटने के बाद दो यानी कि तीन, टोटल कितने प्रोडक्ट बना रहा है? तीन प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ? फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल था वो ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर सब्सटेंस में। समझ में आई बात? ऐसा कब होता है बेटा? जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, जो वो हीट करते हैं हम, तो वो जो उसके वाटर, सबको पता है क्रिस्टलाइजेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है ना, उसके जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट होने के बाद उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आपने क्या देखा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये भी सॉलिड होता है। लास्ट रिएक्शन में याद हो तो बनाया था हमने, बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही मैं इसको भी हीट करूंगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में
कार्बन डाइऑक्साइड इनमें टूट जाएगा। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पर, इसमें भी क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात। तो इसमें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, क्विकलाइम है हमारा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा, वियोजन अभिक्रिया देखी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का निर्माण करता है, बनाता है उनको, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट को भी जैसे ही मैं हीट करता हूँ, उसको भी, ये भी एक सिंपल हमारा एक सब्सटेंस है जिसको मैंने हीट किया, तो मेरा बनता है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में O2। तो आपने इसमें भी देखा एक सब्सटेंस 1 2 3 प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक तरह की क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये भी क्या है, एक तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन वो हैं जो आपने देखा इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है हीट के थ्रू। किसके थ्रू, हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन आपने को देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीन मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया। और भी देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं, AgCl, ठीक है। इसको, ये सनलाइट के थ्रू होती है बेटा। किसके थ्रू होती है, सनलाइट के थ्रू। जब AgCl को सनलाइट में रखा जाता है तो वो भी डिकम्पोज हो जाता है, Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। तो आपने यहाँ पर भी क्या देखा, यहाँ पर भी आपने डिकम्पोजिशन ही देखी, लेकिन किसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू। यहाँ पर एनर्जी जो है चेंज हो गई, वहाँ पर हीट एनर्जी थी ऊपर, और यहाँ पर एनर्जी की फॉर्म क्या आ गई, सनलाइट आ गई। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक और देख लेते हैं सनलाइट वाली, AgBr। ये भी हमारी क्या होता है, सनलाइट में होती है, और Ag अलग हो जाता है और Br2 अलग हो जाता है। तो ये भी क्या देखा हमने, यहाँ पर ये भी देखा कि यहाँ पर भी क्या है, एक सनलाइट की फॉर्म, एनर्जी जो है सनलाइट की फॉर्म में, और यहाँ पर भी क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो आप ये क्या देख रहे हो, सब में आप क्या देख रहे हो, एक सिंगल रिएक्टेंट। देखो सब रिएक्शन में आपको एक ही चीज देखने को मिल रही है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। समझ में आ रही बात। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस या फिर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आई बात, बोलो बेटा। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को बतानी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, हमारी सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो कि है फेरस सल्फेट विथ फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें हमने क्या देखना है बेटा, यहाँ पे ना फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो वाटर को लूज कर देते हैं, यानी कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है वाटर को लूज कर देते हैं जब उसको हीट किया जाता है तब, ठीक है। और जैसे ही हीट करते हैं तो उसका जो कलर होता है, ठीक है, कलर चेंज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। समझ में आ रही बात, बिल्कुल ईजी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम इसकी। तो ये क्या है बेटा, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि हमारा बनता है, ठीक है ना, कब, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है, CO2 के साथ रिएक्शन करता है। तो जब मैंने इसको हीट करा तो यहाँ पर क्या मिला हमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट की अगर मैं बात करूँ, लेड नाइट्रेट में आपने देखा है, लेड नाइट्रेट कैसा होता है हमारा, एक लेड नाइट्रेट का हमने सब्सटेंस लिया, उसको हीट किया तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बना। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने देखा ये जो थी सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन थी, उसमें सनलाइट मैंने जैसे दी, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गई, ये गैस की फॉर्म में आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा, कहता है यहाँ पर हमने देखा कि यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है ना, ये सिल्वर क्लोराइड बेटा व्हाइट कलर का होता है, वो ग्रे कलर में टर्न्स यानी कि चेंज हो जाता है जब उस पर सनलाइट पड़ती है, ठीक है। अब वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। कहता है दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ऐसा कब, वो क्यों हुआ, इसका कारण है सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोज होना। समझ में आ रही बात, तो इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जैसे इस पर अब आती है बात हमारी सिल्वर ब्रोमाइड की। ये जो लास्ट रिएक्शन थी इसमें सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड में भी क्या होता है, जो इसमें भी होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी सेम चीज है कि जैसे ही हमने सिल्वर ब्रोमाइड पे सनलाइट पड़ी ये भी डिकम्पोज हो गया। समझ में आ रही बात। और बेटा ये रिएक्शन को है ना क्या कहते हैं,
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी बुक से थोड़ा सा कंटेंट था, ये कुछ रिएक्शंस थी जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ तुमने समझ में आई होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक चीज़ है जो कि यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ बेटा, वो है क्या, तुमने एक चीज़ देखी यहाँ पर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आपने किसी ना किसी एनर्जी का यूज़ किया है, किसी ना किसी क्या करा है, एनर्जी का यूज़ किया है। हो सकता है वो क्या कहते हैं, सनलाइट, हमने यहाँ पर कुछ रिएक्शन में सनलाइट देखी है, कुछ रिएक्शन में क्या देखा हमने, हीट देखी है, और एक रिएक्शन और बताता हूँ बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वाटर का, तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस मिलती है हमें और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को किसकी फॉर्म में यूज़ किया गया, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज़ किया गया। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर भी ये भी डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हो गया। तो इन सारे रिएक्शन में आपने देखा किसी ना किसी एनर्जी का यूज़ किया गया है। तो बेटा एक रिएक्शन और हमें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक तो थी हमारी एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक को बोलते हैं तो उष्माक्षेपी, और एंडोथर्मिक होती है उष्माशोषी, यानी कि जिसमें जिस किसी रिएक्शन में हीट को या फिर एनर्जी को किसी भी फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यानी कि एनर्जी को क्या करा जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो सारी रिएक्शन में एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे हीट की फॉर्म में हमने यहाँ पे हीट दी, या फिर ये बोल सकते हो जिस रिएक्शन को कराने के लिए हमें किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ता है उसको हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही बात, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब एक बात सोच के देखो, मुझे एक बात बताओ, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, वहाँ पर एक्सोथर्मिक पढ़ी थी, यानी कि जिसमें से हीट निकलती है। अब मुझे एक बात बताओ, जो दो चीज़ों को मिलाया उसमें से हीट निकलती है, लेकिन जब एक चीज़ बनी है हमारे पास, जो एक चीज़ बनी है, अगर मुझे उसे तोड़ना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी, बताओ। भाई एक दीवार बनाते हैं, हम दीवार बनाते हैं तो ईंट पे ईंट रखते चले जाते हैं, मसाला लगाते चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उस दीवार को तोड़ने के लिए, उस दीवार को जब वो पूरी तरीके से एक दीवार बन जाती है, एक वॉल बन जाती है, उसको तोड़ने के लिए बेटा बहुत एनर्जी देनी पड़ती है हमें। तुमने देखा होगा तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी हमने मतलब रिएक्शंस में जो सब्सटेंस है उसको डिकम्पोज कराने के लिए हमने एनर्जी दी, और ऐसी रिएक्शन जिसमें डिकम्पोज कराने के लिए एनर्जी दी जाती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गई बात, बोलो बेटा। तो ये सारी के सारी एग्जाम्पल्स है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है किस रिएक्शन के, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के। कोई दिक्कत। तो बेटा ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारी, ठीक है, आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट कवर कराने वाला हूँ। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई दिक्कत हो तो बेटा आप डायरेक्ट हमारे पास क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी डाउट हो तो। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट्स मिल जाएंगे बेटा, आप मैसेज कर देना बस मेरे पास, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में बोला जाता है बेटा विस्थापन अभिक्रिया। तो नाम से ही समझ में आ जाता सब कुछ, क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना, नाम हिंदी में लिखता जा रहा हूँ बस। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक बात बताना मेरे को। डिस्प्लेस हो जाना, अपनी जगह से हट जाना। रिएक्शन का मतलब सबको पता है, विस्थापन का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपनी जगह से निकल जाना, हट जाना, यानी कि डिस्प्लेस हो जाना, डिस्प्लेस, ठीक है, यानी कि अपनी प्लेस से हट जाना। समझ में आ रही बात। तो इस रिएक्शन को हमने पढ़ना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, ठीक है। चलो पहली बात तो डेफिनेशन किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या आती है, पहली बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स इज डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब कह रहा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है।
होता है भाई, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कोई ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई ज़्यादा पावरफुल है, तो वो कम पावरफुल को हटा सकता है, सीधी सी बात है। तो इस रिएक्शन में भी यही होता है, और इसीलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रखा गया है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डिस्प्लेसमेंट रखा गया है। यानी कि ये वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ज़्यादा जो क्रिया जो ज़्यादा करता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने फेरस लिया, फेरस पता ही आयरन, ठीक है, उसको डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। किस में डाल दिया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, एक्वस लगाएंगे। और जैसे ही मैंने फेरस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो एक चेंज देखने को मिला मुझे, फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है, और साथ में कॉपर अलग हो गया। ये चेंज देखने को मिला मुझे, ठीक है। अब बात आती है इस चेंज में देखने को क्या मिला। भाई मैंने आयरन लिया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बेटा जनरली ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। ब्लू कलर क्यों आता है वो अब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है ना। जब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा आगे चल के, उनमें आपको मैं बताऊंगा ये ब्लू कलर क्यों आता है इनसे, ठीक है। तो अभी इतना याद रखो कि ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। जैसे ही उसमें मैंने आयरन को मिलाया, जैसे ही मैंने उसमें आयरन को मिलाया, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करा देगा। आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करा देगा और कॉपर की जगह पर खुद कंपाउंड बना लेगा सल्फेट के साथ। तो आपने क्या देखा यहां पर? कॉपर डिस्प्लेस हो गया। कॉपर अपनी जगह से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। यानी कि जो आयरन है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे? कॉपर से। समझ में आई बात? तो इसीलिए ऐसा हुआ है। तो यहां पर आपने क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपल सी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि जिंक। जिंक को डाल दिया कॉपर सल्फेट में। बेटा कॉपर को जिंक भी क्या करा देता है? डिस्प्लेस करा देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट, कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा? कॉपर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। एक लेड हो गया। लेड क्या करता है? लेड को अगर डाल दो कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में, जैसे ही कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालोगे लेड को, तो लेड क्लोराइड बन जाएगा, साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा? लेड ने कॉपर को उसके कंपाउंड से अलग कर दिया है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जिंक ने कॉपर को निकाल दिया, लेड ने कॉपर को निकाल दिया, ठीक है ना, उसके कंपाउंड से, और खुद कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ये ज़्यादा रिएक्टिव बेटा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं? उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करा देते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात? बोलो। तो ईजी थी बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बोलो, अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा मैसेज कर देना मेरे पास, डाउट अपने क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। अब जो नेक्स्ट है हमारी, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट जो आ रही है हमारी, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द्विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब होता है दो बार। अब तुम ध्यान से देखना इस चीज को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए अलग और डेफिनेशन के लिए अलग, ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट पे रिएक्शन पहले समझो इस चीज को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी, दो चीजों की। मतलब दो चीजों की कैसे सर? मतलब अभी देखना एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जिसमें मैंने एग्जाम्पल में लिया है सोडियम सल्फेट को मिला दिया मैंने। सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। सोडियम सल्फेट को मिला दिया बेरियम क्लोराइड के अंदर। दोनों एक्वस सॉल्यूशन थे, दोनों को मिलाया, ठीक है। दोनों को मिलाया सोडियम सल्फेट के अंदर, किसको मिलाया? बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मिलाया। अब यहाँ पर आप क्या चीज़ देखने को मिली? बेरियम सल्फेट बना और साथ में सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। क्या देखने को मिला? यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट बना वो सॉलिड फॉर्म में बना, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर एक्वस फॉर्म में। तो आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पर मैंने किसका सॉल्यूशन मिलाया था? सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के अंदर। यहाँ पर बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आपने एक चीज़ देखी, सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली है,
सोडियम ने किसकी जगह ले ली, बेरियम की जगह ले ली, यानी कि बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया। इसने बोला कि मैं तेरी जगह पर आ जाऊंगा और सोडियम क्लोराइड बनाऊंगा, तो बेरियम ने बोला तू मेरी जगह पे आएगा तो मैं भी तेरी जगह पर आ जाऊंगा, यानी कि मैं भी तेरी जगह ले लूंगा। इसका मतलब क्या, उन दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। 2 बार विस्थापन देखने को मिल रहा है, 2 बार डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। समझ में आ रही बात, बोलो, क्योंकि उसने अकेला नहीं छोड़ा, एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लिया, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हो रहा है। समझ में आ रही बात, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में बोला जाता है कि वो रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, जिस रिएक्शन में, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में जो आयन का एक्सचेंज होता है, ये आयन का ही एक्सचेंज हुआ है बेटा, ठीक है। सल्फेट आयंस ने किसकी जगह किसके साथ, बेरियम आयन के साथ एक्सचेंज कर लिया है। समझ में आ रही बात, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस देखने को मिला है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पर ये जो बेरियम सल्फेट आपको दिखाई दे रहा है एज अ पीपीटी, प्रेसिपिटेट, याद होगा स्टार्टिंग में बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट की तरह जम जाता है नीचे, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट इज अ इनसोल्यूबल सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के चलते कोई भी इनसोल्यूबल सब्सटेंस अगर आप बॉटम में देख लेते हो, वहां पर जम जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीटी। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर क्या है, प्रेसिपिटेट आप देख रहे हो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, वो जम गया है नीचे। समझ में आ रही बात। और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात, बोलो। तो यहाँ पर एक चीज और देखी हमने, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देख ली, डबल डिस्प्लेसमेंट भी देख ली। कोई दिक्कत बेटा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन बहुत सारी है, ठीक है, ऐसे ही मिल जाएगी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद एक रिएक्शन हो आती है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसको बोलते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हिंदी में, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। तो सबसे पहली बात तो ऑक्सीडेशन, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है रिएक्शन, टेंशन मत लेना, अभी 10th के बेसिस पर समझते हैं इसको। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहती है, कहता है इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, कह रहा है कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का गेन करता है, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का लॉस करता है। कोई सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर हाइड्रोजन कम हो जाए। क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन बढ़ जाए या फिर हाइड्रोजन कम हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यानी कि जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन बढ़ रहा है या फिर हाइड्रोजन कम हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपको चेक करना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कॉपर के साथ मैंने ऑक्सीजन में रखा उसको, तो कॉपर क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। अब तुमने ध्यान से क्या देखा, देखो कॉपर यहाँ पर पहले अकेला था, कॉपर यहाँ पे क्या था, अकेला था, लेकिन जैसे ही उसने ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई और ऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, ऑक्साइड बनाया, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कॉपर के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ऑक्सीजन के नंबर बढ़ गए हैं। कॉपर के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन के नंबर बढ़ गए हैं, तो कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होना, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाना। यहाँ पर क्या होता है, एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। समझ में आ रही बात, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऐसे ही हम बात करें रिडक्शन की, तो इसका सिंपल ऑपोजिट है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन बिल्कुल ईजी है, या तो ऑक्सीजन की कमी आ जाए या फिर हाइड्रोजन बढ़ जाए। क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन में कमी आ जाए या फिर हाइड्रोजन बढ़ जाए, तो इस चीज को देखते हैं रिडक्शन में। तो रिडक्शन में मैं ऊपर वाली रिएक्शन को ही लेता हूँ, जो ये प्रोडक्ट बना था कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इसी को लिया मैंने। कॉपर ऑक्साइड में मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, उसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया उसको। अब एक बात बताओ, किसी चीज में अगर हाइड्रोजन को मैं प्लस करूंगा तो हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा, हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन होगा, ठीक है। और जैसे ही हाइड्रोजन इंक्रीज करा तो यहाँ पर क्या हुआ, Cu अलग हो गया और H2 अलग हो गया। तब तुमने क्या देखा, Cu के पास पहले ऑक्सीजन थे रिएक्टेंट की तरफ, Cu के पास पहले क्या था, ऑक्सीजन थे। अब यहाँ पर Cu के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन में कमी आ गई। क्या हो गई,
ऑक्सीजन में कमी आ गई, ये बोल लो, या फिर बोल लो कि हाइड्रोजन बढ़ रहा है। तो दोनों तरीके से हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन होना। क्या बोलते हैं? रिडक्शन होना। समझ में आ रही बात? बोलो। तो यहाँ पर क्या है? रिडक्शन हो रहा है। तो और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगा, देखो कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के पास देखो यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर जाकर हाइड्रोजन के पास क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पर देखा आपने, हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। तो एक चीज क्या देखी आपने, एक रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो रही है। एक रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है? दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। दोनों चीजें जिस रिएक्शन के अंदर होती है उन्हीं को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब रिडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, दोनों चीजें जब हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात? तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। कैसे? आपको कैसे पहचानना है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन जिन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे होता है? उनमें ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या फिर हाइड्रोजन कम हो जाए, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन में क्या होता है? या तो ऑक्सीजन कम हो जाए या फिर हाइड्रोजन बढ़ जाए, तो इसको बोल देते हैं रिडक्शन। क्वेश्चन करना, समझ में आएगा आपको। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे को बताना, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? बोलो। चलो जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इस चैप्टर को फिनिश ही कर दें हम। तो लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं हमारे, क्या क्या बचे हैं वो देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो जो अब जो सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा वो है कोरोजन। क्या है? कोरोजन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। इसका मतलब क्या है? कोरोजन बेटा देखो सिंपल है बिल्कुल। कोरोजन का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भी मेटल क्या करता है, अगर मान लो हम किसी मेटल को मॉइस्चर में या फिर एसिड में, ठीक है, या फिर किसी भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं ना, जब किसी मेटल को मॉइस्चर, एसिड या फिर किसी भी ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना, ऐसे कि इन चीज़ों के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं तो वो मेटल उनके साथ रिएक्ट हो जाता है। यानी कि वो मेटल उनके साथ क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है और अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिस लेयर से वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। वो लेयर जो बन जाती है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो। जब कभी कोई मेटल जब मेटल किसके साथ रिएक्ट कर जाए? मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर कोई भी एसिड हो गया, इनके साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर क्या बना लेता है? अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है चारों तरफ, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। एक लेयर बना लेता है। तो कहता है व्हेन अ मेटल इज अटैच्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा, इट्स सेड टू बी कोरोड। उसको हम क्या बोल देते हैं? कोरोड बोल देते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा? इसका एग्जांपल है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे बेस्ट जो हमें देखने को मिलता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट सपोज ये आयरन का पार्टिकल है, ठीक है। अब आयरन का पार्टिकल है, इसके चारों तरफ ऑक्सीजन भी होती है बेटा, ठीक है ना, और मॉइस्चर भी होता है, हवा में नमी होती है, और बहुत बार पानी भी लगता रहता है, जैसे हमारे कूलर हो गए, ठीक है ना, हमारा घर का गेट हो गया, ठीक है, डोर हो गया, और बहुत सारी ऐसे आयरन की चीज़ें हैं, तुमने देखा होगा, उस पर जंग लग जाता है बेटा, उस पर क्या आ जाती है? जंग लग जाता है। तो वो क्या हो रहा है? कोरोजन ही तो हो रहा है वो, ठीक है। तो जंग लगना भी एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। रस्टिंग का मतलब क्या होता है? जंग लगना। तो यानी कि जंग क्यों लग रहा है? और तुमने देखा होगा इनसे प्रिवेंशन, इनके प्रिवेंट्स करते हैं, यानी कि इनसे बचने के लिए हम कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि लोहे की चीज़ों पर हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट क्या होता है? पेंट करने के बाद ये क्या आता है? इसके ऊपर, अब लोहे के पार्टिकल के ऊपर क्या हो जाएगी? एक पूरी लेयर बन जाएगी पेंट की। अब वो लेयर जो है वो इन चीज़ों से रिएक्ट नहीं करने देगी, मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से, एसिड से, वो रिएक्ट करने से बचाती है। अगर इनसे रिएक्ट नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? रस्टिंग होगी ही नहीं। यानी कि इनसे रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो क्या नहीं होंगे? कोरोजन होगा ही नहीं उसका। तो कोरोजन नहीं होगा तो हमारे सब्सटेंस बचा रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? पेंट लगा देते हैं। बहुत से पे अलग अलग सब्सटेंस पे अलग अलग तरह की कोरोजन से बचने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं। गैल्वेनाइजेशन हो गया, ठीक है ना, ये सब भी मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो कोरोजन समझ में आया, ठीक है। अब जो लास्ट है वो है हमारा रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी।
जिसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। रेंसिडिटी का मतलब क्या है? बोलते हैं, देखो रेंसिडिटी बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, और लास्ट टॉपिक है ये हमारा, बहुत इजी टॉपिक है। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जब कभी कोई जो फैट और या फिर ऑयली सब्सटेंस की जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि हम घर में कुछ ऑयली तला हुआ बनाते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें ऑयली सब्सटेंस की जो चीज़ें होती है जिनमें फैट होता है, वो क्या करती हैं, वो रेंसिड हो जाती है। रेंसिड हो जाती है मतलब उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। कब होता है? जब उनको खुले में छोड़ दिया जाता है, यानी कि जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जब कोई भी ऑयली सब्सटेंस या फिर फैट जिसमें हो, फैट्स हो, वो सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो रेंसिड हो जाता है। अब एक बात हो, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो यानी कि उसके पास ऑक्सीजन के नंबर बढ़ेंगे, और ऑक्सीजन के नंबर का बढ़ने का मतलब होता है ऑक्सीडाइज हो जाना, यानी कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद कोई भी ऑयली सब्सटेंस, कोई भी फैट वाली चीज़ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कि उसकी स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू द फूड कंटेनर कंटेनिंग सब फैट एंड ऑयल। कह रहा है कि ज़्यादातर हमें ना एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें यूज़ करते हैं इससे बचाने के लिए। जैसे तुमने देखा होगा जब तुम दुकान पे जाते हो तो जो चिप्स या फिर कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं उसमें है ना हवा भरी रहती है, ठीक है, हवा नहीं भरी रहती, वो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है उसके अंदर। क्यों? नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस में आती है। इनर्ट गैस मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगी। अब क्या होगा कि जो सब्सटेंस अंदर है उसके चारों तरफ नाइट्रोजन होगी। अब नाइट्रोजन होगी तो ऑक्सीजन तो होगी ही नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने ही नहीं देंगे वो। नाइट्रोजन क्या होगी, उसको बचा के रखेगी, तो यानी कि वो ऑक्सीडाइज भी नहीं हो पाएगी, और ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगी तो वो रेंसिड भी नहीं हो पाएगी, और रेंसिड नहीं होगी तो इसका मतलब उसका स्मेल और उसकी टेस्ट जो है वो खराब नहीं होगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन की गैस डाली जाती है। बहुत बार सोचते हैं हम कि भाई जिसमें कम हवा है ना वही लो, उसमें ज़्यादा सब्सटेंस आएगा, यानी कि ज़्यादा कुरकुरे आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है ना। जिसमें हवा अच्छे से भरी हो उसी को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सही है हमारे लिए। क्यों? पहली बात तो देखो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सही नहीं होती, लेकिन खा लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इन चीज़ों का, क्योंकि वो हवा ही क्या होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, जो कि उसको क्या बताती है, रेंसिडिटी से बचाती है। तुमने देखा होगा बहुत बार हम लेके आते हैं, ठीक है ना, दुकान से, और कुरकुरे खाते हैं ना तो वो सील जाते हैं। सीलने का मतलब होता है रेंसिडिटी हो जाना, रेंसिड हो गए हैं वो। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो बेटा ये हमारे टॉपिक्स थे कुछ फर्स्ट चैप्टर के, और देखो ये बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। रिएक्शंस मैंने बताई है, देखो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कराया है क्योंकि इतना खास है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है, बुक से एक एक लाइन पढ़ो, जो डाउट आते हैं मुझसे पूछो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो क्या करो, आप लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो बेटा, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि आपको पता ही है मेरा चैनल अभी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ मेरा चैनल ग्रो करे ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे सकूँ। समझ में आ रही बात? ठीक है, लाइक करो, शेयर जरूर करना बेटा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि बेटा अगर कोई भी नई वीडियो में डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास तभी जा पाएगी जब आप उसको सब्सक्राइब करोगे। समझ में आ रही बात? तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी आपको अगर दिक्कत आती है तो मेरा नंबर आपको मैंने पहले भी दिया था, ये मेरा नंबर है। नोट्स चाहिए आपको, ठीक है ना, कुछ भी चाहिए, आप क्या करो, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, 8745049803। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, आपको नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लेकिन बेटा मेहनत करो, पढ़ाई करो। समझ में आ रही बात? सेल्फ स्टडी करने की आदत बनाओ, ठीक है। बाकी मैं जैसे भी होगा अगले चैप्टर की वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। कोई भी बच्चा, जिस भी बच्चे को इसके क्वेश्चंस में डाउट होगा, मैं क्वेश्चंस की भी वीडियो बना दूँगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर इसको क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है मेरे पास मैसेज करना डायरेक्ट, ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा अपने आप। समझ में आ रही बात? ओके बेटा, थैंक यू। बाकी अपने घर में रहो, सेफ रहो, ठीक है ना, और पढ़ते रहो बेटा। ओके जी।